हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिव नारायण एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट का। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था फंडामेंटल राइट का, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समता का अधिकार, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 14 to 18 समता का अधिकार है। लेकिन उससे पहले 2 आर्टिकल होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि हम क्या करते हैं लोकतंत्र में देखिए, हम लोग रह रहे हैं लोकतंत्र में, अधिकार भी लोकतंत्र में ही मांगा जाता है। राजतंत्र में क्या होता है कि पब्लिक प्रजा होती है, लोकतंत्र में पब्लिक जो होती है, लोग क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। इसमें छोटी सी अंतर है। प्रजा क्या होती है कि कानून का निर्माण में भाग नहीं लेती है, पर लोकतंत्र में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कानून का निर्माण में नागरिक का भागीदारी होता है। जैसे हम लोग अपना एमएलए या एमपी चुनते हैं, वो विधानसभा में या लोकसभा में या संसद में क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, कानून के निर्माण में भाग लेते हैं। नागरिक क्या चाहता है कि मेरा अधिकार जो हो, अधिकार अधिक हो और कर्तव्य कम हो। प्रत्येक व्यक्ति यही नहीं चाहता है कि हमें काम भी कम करना पड़े और आय का आमदनी भी ज़्यादा हो। उसी प्रकार लोकतंत्र में क्या होता है, नागरिक चाहता है कि हमारा अधिकार अधिक हो और कर्तव्य कम हो। अधिकार हम मांगते किससे हैं? राज्य से मांगते हैं। किससे मांगते हैं? राज्य से। तो राज्य क्या है, इसी का डिफिनेशन हमारे आर्टिकल 12 में दिया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है तो उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 एलिमेंट्स उसके हैं, आप समझ सकते हैं। भारत सरकार एवं संसद। राज्य जो बन के मिला है, राज्य जो बना है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो वो भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, स्थानीय निकाय, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त निकाय। जैसे देखें, हम अपना अधिकार किससे मांगते हैं? संसद से भी मांगते हैं, विधानमंडल से भी मांगते हैं। स्थानीय निकाय पंचायती राज व्यवस्था, इसके अंतर्गत भी आप अपना अधिकार मांग सकते हैं। और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त निकाय, जितने भी संस्थाएं सरकार से वित्तीय प्राप्त है, जो भी सरकार से सहायता वित्तीय रूप में लेते हैं, वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका अधिकार का, फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इन चारों से अपना अधिकार मांग सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज मान लेते हैं आपके मोहल्ले में नली की समस्या है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्थानीय निकाय से अपना शिकायत कर सकते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पंचायत में मुखिया से करेंगे, अगर नगर पालिका में रहते हैं तो वार्ड से करेंगे। तो क्या है, आपका अधिकार है। अधिकार किससे? स्थानीय निकाय से। अधिकार विधानमंडल से आप नौकरी मांगते हैं, या आपका फंडामेंटल राइट, आप अपना कुछ भी सपोज मान लेते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए केंद्र सरकार से, तो क्या है, आपका अधिकार है, तो किससे मांगेंगे? राज्य से। राज्य के अंतर्गत कौन आया? भारत सरकार एवं संसद। ठीक है, आर्टिकल 12 हम लोग पढ़ लिए, राज्य की परिभाषा समझ लिए। अब हम लोग आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के लागू होने के बाद कोई भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं होगा जो मूल अधिकारों को कम करे या छीन ले। इसका मतलब हुआ कि हर किसी के पास सीमित अधिकार होते हैं, असीमित अधिकार नहीं होते हैं। जैसे सरकार के पास भी सीमित अधिकार हैं और नागरिक के पास भी सीमित अधिकार होते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा अधिकार मिल जाए कि आप देश की एकता और अखंडता के लिए आप चुनौती बन जाए। जैसे राज्य सरकार के पास अधिकार है, पर कोई भी राज्य सरकार ये नहीं कह सकते कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सीमित अधिकार है। उसी प्रकार संसद कानून बनाती है, विधानमंडल भी कानून बनाती है, पर संविधान उन पे क्या होती है, संविधान के द्वारा उन पे अंकुश लगाया जाता है कि आप ऐसे कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकते हैं, विधि का निर्माण नहीं कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट को कम करे। अगर सपोज मान लेते हैं कि सरकार कोई भी कानून बनाती है, ये कानून बना और ये मेरा अधिकार है, दिखाई दे रहा है। सपोज मान लेते हैं ये कानून है, कानून का निर्माण करी सरकार, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। और ये इस कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा हमारे अधिकार का एक छोटा सा भाग क्या है, ये लॉ समझिए, ये फंडामेंटल राइट है। इसका एक छोटा सा भाग क्या है, कम किया जा रहा है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट के एक छोटा सा भाग को कम किया जा रहा है। तो क्या होगा, इस भाग को हटा दिया जाएगा। मतलब कानून के द्वारा जितने हमारे फंडामेंटल राइट को कम करता है, छीनता है या उसे ढकता है, कम करता है, तो उतने पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यानी सरकारें के पास भी सीमित अधिकार होते हैं। अब आप समझिए कि ये विधि के अंतर्गत आएंगे क्या क्या। सरकार तो विधि का निर्माण करती है, लेकिन विधि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आएंगे वो संविधान में परिभाषित है। उसका एक छोटा सा हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। अस्थायी विधियाँ संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, मतलब संसद यदि कोई कुछ बनाता है या राज्य विधानमंडल बनाता है, संसद जिसके अंतर्गत आप लोग जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति भी आते हैं, और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत भी जो है विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ भी विधान परिषद हो, और राज्यपाल भी आते हैं। तो इनके द्वारा यदि किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है तो उसे विधि कहेंगे। क्या कहेंगे हम? विधि कहेंगे। अस्थायी विधियाँ राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश। मैंने आपको बताया अभी कि संसद किस चीज़ से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 और राज्यपाल 213 अपना ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। संसद जब नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चलता है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, राज्यपाल भी ठीक उसी प्रकार करते हैं। तो अध्यादेश जारी करते हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि वो अध्यादेश के द्वारा नागरिक का फंडामेंटल राइट को कम किया जाए या छीना जाए। अगर ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है तो उसे निरस्त किया जाएगा। लेकिन विधि के अंतर्गत ये भी आएंगे, राष्ट्रपति द्वारा और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जो निकाले जाते हैं वो भी विधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अध्यादेश आदेश हो, उपविधि हो, नियम हो, विनिमय हो, अधिसूचना हो, किसी के द्वारा जारी किया जाएगा तो वो भी विधि के अंतर्गत जारी किया जाएगा, वो भी विधि के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं कि कोई अधिसूचना जारी कर दे और किसी का फंडामेंटल राइट का क्या है कि कम किया जाए या छीना जाए, तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। विधि और गैर विधियाँ स्रोत जैसे रूढ़ी प्रथा होती है, समाज में अगर कोई प्रथा होती है तो वो भी विधि के अंतर्गत आएगा। और इन सभी चीज़ों को न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार होगा। मतलब सरकार जो कानून बनाई है वो नागरिक के हित में है या नहीं, इसका समीक्षा कौन करेगा, इसका देखभाल कौन करेगा। मतलब कि फंडामेंटल राइट को हमारा जो एक गार्जियन बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, न्यायपालिका को। तो अगर सपोज मान लेते हैं संसद कोई विधि बनाए जिससे हमारे नागरिकों को अधिकार को छीना जा रहा है, तो इसे कौन देखेगा, इसे न्यायपालिका देखेगा। न्यायपालिका जुडिशियरी का काम है देखना। राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा यदि कोई अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी होता है, अगर उससे फंडामेंटल राइट को कम किया जाता है, अधिकारों को कम कर दिया जाता है, तो उसे भी
जितने भाग तक फंडामेंटल राइट को कम किया जाएगा उसको हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। न्यायपालिका ही हमारे फंडामेंटल राइट को देखने का गार्जियन है और जो भी कानून बनता है उस हर कानून का राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस हो, राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस हो, राज्य विधानमंडल द्वारा या संसद द्वारा विधि बनाया जाता है या उप विधि हो, उन सभी चीज़ों का न्यायिक समीक्षा मतलब न्याय के अंतर्गत ये सही है या नहीं है, इन सभी चीज़ों का देखने का अधिकार न्यायपालिका को है। क्या आप आर्टिकल 12 और 13 मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम चलते हैं समता का अधिकार में आर्टिकल 14 to 18 है। तो 14 आर्टिकल क्या कहता है वो चलिए देखते हैं। विधि के इस आर्टिकल 14 का नाम है विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। ये दो ठो पार्ट है। पार्ट 1 इसको समझिए, पार्ट 1 और ये पार्ट 2। मतलब आर्टिकल जो है 14 जो है उसमें दो चीज़ हमको मिलता है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो चीज़ है, तो 1 by 1 हम इसे कर पढ़ते हैं। विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा। मतलब कानून के नज़र में सभी लोग समान होंगे। किसी का पद प्रतिष्ठा कुछ भी हो, कानून के नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। समाज में देखते हैं कि सामाजिक रूप से कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, शैक्षणिक रूप से भी कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, आर्थिक रूप से भी कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, परंतु ऐसा भेदभाव कानून के नज़र में नहीं किया जाएगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो होगा विधि के समक्ष समान होगा। इसका यही एक अर्थ निकलता है। ठीक है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। 1 नंबर में कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि 1 लाइनर में पूछ दिया जाता है कि विधि के समक्ष समानता हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहाँ से लिया गया, तो वो ब्रिटेन से लिया गया। इस बात को याद रखिएगा। ये नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव सेंस कैसे देता है? मैं ये जब विधियों का समान संरक्षण जब पढ़ाऊँगा तो आप समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव सेंस कैसे देता है। विधि की सर्वोच्चता का विचार होता है। कानून के नज़र में यदि सभी बराबर है तो यह विधि की सर्वोच्चता का विचार इससे क्या होता है, व्यक्त होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण जो है यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इस दो बात को इसमें याद रखिएगा कि यह ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। समान संरक्षण का अभिप्राय समाज के वंचित वर्गों के संरक्षण से भी है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि कोई कंपटीशन एग्जाम हुआ, ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम हुआ। उसमें क्या हुआ कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हमारे देश में देखिएगा तो बहुत सारे लोग वर्ग जो है पीछे रह गए। अगर समाज के मुख्य धारा में उनको लाने के लिए सरकार कुछ छूट नहीं देती है तो वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हजारों साल से पीछे थे, हजारों साल से पीछे रह जाएंगे। इसके लिए क्या हो गया तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो सामाजिक रूप से वंचित जो समाज है हमारा, उसको कुछ आरक्षण दिया गया। जैसे अगर कट ऑफ निकलता है, सपोज मान लेते हैं कि 90, लेकिन जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है उसका 60 पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? ये एक सकारात्मक सोच दे रहा है। अगर विधि के समक्ष समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, अगर ऐसा होता है कि नहीं पिछड़ी जाति के लिए भी 90 और जो आगे समाज में है उसके लिए भी 90, तो जो पिछड़ी जाति वो तो सदैव पीछे रह जाता है, क्योंकि वो हजारों साल से शैक्षणिक रूप से देखें तो पीछा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए ये एक नेगेटिव सेंस हुआ। यही से साबित हो जाता है, प्रूफ है, हो जाता है कि एक नेगेटिव सेंस है और ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंस देता है। ये एक सकारात्मक विचार है। अभी मैंने आपको बता दिया। समानता के अंतर्गत भेदभाव हो सकता है परंतु तार्किक होना चाहिए। आप देखें ये 90 पर इसका सिलेक्शन हो रहा है, इसको 60 पर सिलेक्शन हो रहा है, तो आप तो देखेंगे तो ये तो भेदभाव हो रहा है पर तार्किक है, क्योंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रह गया है और समाज, सरकार और संविधान तीनों यदि उसको संरक्षण दे रहा है आगे बढ़ने के लिए तो क्या है, ये तार्किक है। तो समानता के अधिकार में भेदभाव हो सकते हैं
परंतु क्या होने चाहिए, तार्किक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जो विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, उसमें कुछ भेदभाव का आधार हो सकता है। भेदभाव का आधार एक भौगोलिक आधार होता है, जैसे भेदभाव का आधार सामाजिक और शैक्षणिक था, भौगोलिक भी एक आधार है। जैसे आप देखें तो क्लाइमेट की वजह से पूर्वोत्तर भारत में जो है उसमें आप देखेंगे कि उनका हाइट कम होता है, तो उनको भी समाज के मुख्य धारा में आए हुए ये उनका भी प्रतिनिधित्व हो, सरकारी नौकरी हो, तो उसमें क्या किया गया है, सैनिकों और अर्धसैनिकों के लिए एक छूट दिया गया है। मतलब उनके हाइट के लिए क्या है, छूट है। जैसे यूपी बिहार में जितने हाइट चाहिए या फिर जो सामान्य हाइट है सरकार का, उससे उनको उनके कुछ हाइट का क्या होता है, कम हाइट पर उनको लिया जाता है। तो ऐसा आपको देखेंगे तो लगेगा कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार तो गलत हो जा रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। भौगोलिक आधार पर क्या है कि उनका ऐसा क्लाइमेट है जिसके वजह से उनका हाइट कम होता है, तो सरकार में प्रतिनिधित्व हो उनका, इसके लिए उनको सैनिक और अर्धसैनिक बलों में जो भर्ती होती है उसमें क्या होता है, उनके हाइट में छूट दिया जाता है। तो एक भौगोलिक आधार पर भेदभाव हो सकता है। विधि के समक्ष समानता का अपवाद है कुछ, कैसे, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर रहते हुए न्यायपालिका से स्वतंत्र है वो, मतलब कि वो अपने राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने पद पर हैं तो उनके द्वारा किए गए कामों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे भी काम करते हैं तो वो राष्ट्रपति करते हैं तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करते हैं, राज्यपाल करते हैं तो भी मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं तो केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं, और ये राज्य के एक मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। तो ऐसे भी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक समूह के द्वारा लिया गया निर्णय अक्सर सही होता है, परंतु फिर भी उनको न्यायपालिका से स्वतंत्रता दी गई है जब तक वो पद पर हैं। पद पर रहते हुए आपराधिक मामला न्यायपालिका में नहीं चला जा सकता। जैसे अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पे हैं, अगर कोई मर्डर भी कर देते हैं तो उनको न्यायपालिका से पद पर रहते हुए न्यायपालिका में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे तो इतने बड़े देश के सर्वोच्च पद पर हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे। और न्यायपालिका और जैसे ही अपने पद पर हटेंगे तो उनके ऊपर जो है आपराधिक मामला चलाया जा सकता है, परंतु पद पर रहते हुए उनके ऊपर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, चाहे वो मर्डर ही क्यों न कर दें। दूसरा, सिविल मामला चलाया जा सकता है, परंतु 2 माह पूर्व सूचना देना होता है। मतलब अगर कोई सिविल मामला है, जैसे सपोज मान लेते हैं कि राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने क्या किए कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किए। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, उन्होंने क्या किया कि अपने सरकारी ज़मीन को अपने बेटे का नाम कर दिया, सरकारी ज़मीन के कुछ हिस्से को अपने बेटे का नाम कर दिया, तो उनके ऊपर सिविल मामला चलाया जा सकता है, परंतु उनको 2 माह पूर्व सूचना देना होगा कि आज से 2 माह बाद आपके ऊपर क्या है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, विदेशी राजदूतों को न्यायिक परंपरा के आधार पर विधि के समक्ष समानता से छूट दिया गया है। जैसे पॉलिटिकल बहुत सारे मैटर होते रहते हैं, कंट्री में डिस्प्यूट होते हैं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल हो, इकोनॉमिकल हो, तो उन चीज़ों से क्या होता है कि विदेशी राजदूतों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, मतलब उनको एक प्रकार से छूट दिया गया है। ये हो गए विधि के समक्ष समानता के अपवाद हैं। ठीक है, और एक चीज़, एक फैक्ट बता देता हूँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल को 361 के तहत इनको क्या किया गया है, मुक्ति दिया गया है। किससे? न्यायपालिका से, अपने पद पर रहते हुए। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया तो आप एक फैक्ट के रूप में आप इसे अपने लिख सकते हैं। चलिए अब आर्टिकल 15 देखते हैं। समता के अधिकार में आर्टिकल 14 कंप्लीट कर चुके हैं, अब आर्टिकल 15 पढ़ते हैं।
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। मतलब किसी भी व्यक्ति को राज्य या व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद आप नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते हैं कि आप ये फलाने जाति से, नीच जाति से है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। आप इस धर्म से हो तो ये काम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। राज्य के खिलाफ भी हमको अधिकार मिला है और किसी व्यक्ति के खिलाफ भी अधिकार मिला है। सपोज मान लेते कोई एक व्यक्ति है, वो टिप्पणी कर देता है जाति के आधार पर मुझे टिप्पणी कर देता है, तो भी हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। राज्य यदि हमें धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कोई काम करने से रोकता है, या कि आप ये जाति से बिलोंग करते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो भी हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। मतलब हमको क्या क्या प्रतिषेध किया गया, विभेद से प्रतिषेध नहीं कर सकता है राज्य या कोई व्यक्ति। अब आर्टिकल इसके कुछ क्लॉज होते हैं। 15(1) में आप देखें तो राज्य के द्वारा, इसके आधार पर राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। 15(2) में है तालाब, कुएं, सड़क, सार्वजनिक स्थान सभी व्यक्ति जो है, सभी नागरिक देश का उपयोग कर सकते हैं। पहले क्या होता था, सामाजिक रूप से हमारे देश में बहुत सारी विविधता थी। जैसे कुएं का पानी उच्च जाति के लोग पिएंगे, इस सड़क पर उच्च जाति के लोग जाएंगे, जब उच्च जाति के लोग जाएंगे तो निम्न जाति के लोग इस समय नहीं क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या किया गया है कि हमको संरक्षण दिया गया है संविधान के द्वारा कि ऐसा नहीं हो सकता है। ये 15(2) का है। तालाब का पानी सब कोई पी सकता है, कुआं सबको यूज कर सकता है, सड़क भी सबको यूज कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 15(3) में कहता है राज्य के द्वारा महिलाएं व बच्चों के लिए विशेष सुविधा। मतलब महिलाएं हमारे समाज में हजारों साल से पीछे रह गए, तो उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए समाज के क्या क्या है, राज्य के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए छूट दिया गया है। आप देखते हैं कि यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसको सरकार के द्वारा, पहले सरकारी नौकरी में यदि काम कर रही है तो छूट दिया जाता है कुछ मंथ, ठीक है। बच्चों के लिए भी कुपोषण का शिकार न हो, सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है। क्या है, उनके समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए। 15 का 4th है, जो हमारे संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पीछे रह गए थे, तो समाज के मुख्य धारा में उनको लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया था सरकार के द्वारा। और इसी में क्या हुआ, ये तो सब एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अब शैक्षणिक रूप से वो आगे आए, इसके लिए 93 जो संविधान संशोधन हुआ उसमें सभी केंद्रीय, सेंट्रल और निजी जितना भी स्कूल कॉलेज होते हैं उसमें उनको एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब हम चलिए आर्टिकल 16 देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मतलब सरकार द्वारा यदि कोई योजना निकाला जाता है, कोई फॉर्म निकाला जाता है भर्ती के लिए, वैकेंसी के लिए, तो उसमें जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ लोक नियोजन विषय के अवसर के समानता का मतलब। तो इसमें 4 पढ़ना है, 4 पार्ट में इसे बांटा हुआ है। 16 का फर्स्ट में क्या कह रहा है कि राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में समानता। मतलब सरकार यदि कोई भी योजना लाती है, कोई भी वैकेंसी लाती है, तो उसमें क्या होगा, रोजगार एवं नियुक्ति क्या होगा, समान होगा। किसी के आधार पर, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेकेंड पार्ट कहता है राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में धर्म, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बता दिया। थर्ड क्या कहता है, राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत निवास के आधार पर
स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु कानून संसद के द्वारा निर्माण होगा। मतलब कि राज्य जो है स्थानीय निवास के आधार पर विभेद कर सकती है, मतलब कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देगी। जैसे सपोज मान लेते हैं कि कोई यूपी में योजना आया, ठीक है, तो यूपी के लोगों के लिए उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे पूर्वोत्तर भारत में क्या होता है, इस आदिवासी ट्राइब्स के लिए होता है, वहाँ पे क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा आदिवासी लोगों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इसका सिंपल सा यही मीनिंग है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है, स्थानीय लोगों को निवास के स्थान पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में भी यह होगा, परंतु यदि उसको प्राथमिकता दी जा रही है निवास के आधार पर, तो इस कानून का निर्माण जो है संसद करेगी। इस कानून का निर्माण कौन करेगी? संसद करेगी। ठीक है, चलिए आरक्षण जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है यहीं से निकल के आता है, आर्टिकल 16 का क्लोज 4 से निकल के आता है। क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो हज़ारों साल पीछे रह गए, हज़ारों साल से क्या है वो पीछे रह चुके हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो, इसके लिए क्या किया गया है? आरक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आर्टिकल 16 देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के क्या है? अंत क्या है दोस्तों? आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। आप पूरे मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार दिया गया है, पर क्या है? कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ उस पर अंकुश लगाया गया है संविधान के द्वारा। जैसे आप देखें कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता पर आप देखें कि एससी और एसटी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, लेकिन आर्टिकल 17 में कहीं भी आपको कुछ प्रतिबंध नहीं दिखेगा। वो एक क्या है? निरपेक्ष अधिकार आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निरपेक्ष, एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं ना, 100%, इस पर कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। छुआछूत, अब आप एक चीज़ और समझें, अस्पृश्यता कहने का मतलब तो ये हुआ कि हम छूना नहीं है, इसका यही ना मीनिंग हुआ कि इसे छूना नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। इसका जो अर्थ है अनटचेबिलिटी का, वो व्याकरण के या शब्दों की सीमा तक नहीं है, एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हमारे देश में अनटचेबिलिटी है तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका है। चलिए इसे देखते हैं। हमारे संसद के द्वारा छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम 1955 लाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसी को 1976 में नाम बदल दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और इसके अंतर्गत छुआछूत को परिभाषित किया गया कि आखिर छुआछूत क्या है। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो संविधान में कहीं भी छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो डिफाइन किया गया 1976 के अंतर्गत एक अधिनियम के द्वारा। किसी भी जाति सूचक शब्द का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर वो नीच जाति से है, छोटी जाति से है, तो जाति सूचक शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जाति के आधार पर आप सार्वजनिक स्थानों पर उसको प्रवेश करने से आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे तालाब हो, सड़क हो या मंदिर हो, आप जाति के आधार पर उसके साथ जो है विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रवेश के लिए आप रोक नहीं सकते हैं कि नहीं आप छोटी जाति से हो तो नहीं कर सकते हो। सार्वजनिक सेवा में भी आप नहीं रोक सकते हैं जाति के आधार पर। छुआछूत जो अनटचेबिलिटी है, इसको मद्रास हाईकोर्ट ने, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे देश में है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हर दुनिया के हर कोने में देखेंगे तो सामाजिक विभेद कुछ न कुछ आधार पर है। हमारे देश में छुआछूत के आधार पर है, अमेरिका में देखें तो वहाँ नस्ल के आधार पर है, साउथ अफ्रीका में देखें तो वहाँ ट्राइब्स के आधार पर है, तो कहीं ना कहीं मौजूद है ये। तो हमारे यहाँ क्या है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के आधार पर, छुआछूत के आधार पर आधा है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, एक बार कहा था
कि इसका अर्थ शाब्दिक मतलब शब्दों के अर्थ और इसका व्याकरण जहाँ तक पहुँच होती है, शब्द के एक व्याकरण होते हैं, तो उसके आप नज़र से नहीं देख सकते हैं। इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके नज़र से आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये आप किसी के आधार जाति के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 17 से ये अंत कर दिया गया है, क्योंकि सदियों तक हमारे देश में ऐसा होते आ रहा है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति सीधा न्यायालय जा सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है। आर्टिकल 17 में है उपाधियों का अंत। उपाधियाँ जैसे आप देखें आप अगर हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो राजाधिराज, महाराज, राजा, बड़े बड़े उपाधि राजा लेते थे। इससे क्या है कि सामाजिक असमानता का एक प्रदर्शन करता है। अब ऐसा उपाधि नहीं है, उपाधियों का अब अंत कर दिया गया। राजकुमारी, अमृत कौर, आपने पढ़ा होगा। तो क्या कर दिया गया है, आर्टिकल 17 से उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया। परंतु शैक्षणिक एवं सैनिक उपाधियाँ दी जाती है। उपाधियों के अंतर्गत क्या है, शैक्षणिक और सैनिक उपाधियाँ दी जाती है। जैसे मैंने पीएचडी किया, जैसे सपोज मान लेते हैं मैंने पीएचडी किया, तो डॉक्टर प्रदीप कुमार लिख सकते हैं, क्या है, एक शैक्षणिक उपाधि है। यहाँ पे लिखा था कर्नल महेश कुमार, तो क्या है, एक सैनिक उपाधि है। सैनिक और शैक्षणिक में हो सकता है। सरकार यदि कोई आपको रत्न देती है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो आप अपने नाम के आगे प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लता मंगेशकर, उनको भारत रत्न मिला हुआ है, तो वो अपने नाम के आगे भारत रत्न से विभूषित लता मंगेशकर या भारत रत्न लता मंगेशकर नहीं लिख सकती हैं। प्रत्यय या उपसर्ग कोई भी व्यक्ति जिसे सरकार के द्वारा उपाधियाँ दी गई है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो इसका उपयोग वो प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं कर सकता है। जैसे खुद नहीं बोल सकता है कि भारत रत्न से विभूषित मैं सचिन तेंदुलकर। ऐसा बोलना क्या है, समानता के अधिकार के खिलाफ है, और आर्टिकल समानता के अधिकार के खिलाफ है, उसके साथ साथ आर्टिकल 18 का भी एक खिलाफ हो गया, क्योंकि उपाधियाँ क्या है, सामाजिक एक असमानता को प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो आप प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगा सकते, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति उनको बुला सकता है। जैसे सपोज मान लेते हैं स्टेज पर क्या है, कुछ उद्घाटन करने आए, तो हम बोल सकते हैं कि भारत रत्न से विभूषित सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं हमारे बीच, हम बोल सकते हैं, पर वो खुद अपना प्रत्यय या उपसर्ग नहीं लगा सकते। तो आज हम लोग पढ़ लिए फंडामेंटल राइट का समता का अधिकार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना सकता हूँ। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।